डिवीजन किसी भी बेसिस पे, जैसे इस चैप्टर में डिवीजन होगी लैंग्वेज के बेसिस पे। इन्होंने ज्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा क्लोज होती है लोगों को, वो स्टेट तमिल्स के नाम कर दो, यानी कि तमिल इलाम की डिमांड की है जो सरकार पे प्रेशर डालने के लिए बनाई जाती है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने एग्जाम बूस्टर्स में काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हैं। ये है अगली वीडियो जिसके अंदर हम पावर शेयरिंग को करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। हाँ जी बच्चों, पूरे पावर शेयरिंग को हम कर लेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। एकदम कॉम्पैक्ट नोट्स है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कॉम्पैक्ट नहीं होने वाली है। और एट द एंड मिलेंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग बहुत ही प्यारा, छोटा, नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, ये तो आप सब जानते ही हो। तो भैया, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर्स को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर देना, यानी कि बांट देना, यही पावर शेयरिंग का मतलब है। एथनिक एक वर्ड आता है इसके अंदर जो होता है डिवीजन। डिवीजन किसी भी बेसिस पे, जैसे इस चैप्टर में डिवीजन होगी लैंग्वेज के बेसिस पे। ये डिवीजन और भी बेसिस पे हो सकती है, चाहे कल्चर हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, या कास्ट हो, या फिर और भी कुछ हो। तो बच्चों, आइए समझते हैं हमें पावर शेयरिंग की नीड क्यों है, दो केसेस के साथ। सबसे पहला केस है बच्चों बेल्जियम का। तो बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। 40% फ्रेंच लोग थे जो कि वेलोनिया रीजन में रहते थे। 59% डच लोग थे जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते थे। 1% जर्मन थे जो कहीं भी रह लेते थे, बहुत लेस इन नंबर थे। बच्चों ये देखो, ये माइनॉरिटी है, लेकिन तब भी ये यहाँ पे रिच और पावरफुल थी। वही इसी की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं एंड 20% डच बोलने वाले लोग हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेल्जियम में यही है कि जो इसकी कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी है, वो इसकी मेन सिटी में माइनॉरिटी है। तब भी माइनॉरिटी होने के बावजूद भी ये रिच और पावरफुल है। तो यहीं पे आती है इसमें प्रॉब्लम। लेकिन बेल्जियम वालों ने इस प्रॉब्लम को जल्दी से देख लिया और इसको सॉर्ट करने के लिए प्रोसेस किया अकोमोडेशन इन बेल्जियम। 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन फॉर योर मिड टर्म्स। तो बच्चों क्या किया इन्होंने? इन्होंने 4 मेजर स्टेप्स लिए। सबसे पहला, इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिए, डच से भी और फ्रेंच बोलने वालों से भी। इन्होंने ज्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा क्लोज होती है लोगों के, तो उनको दे दी ज्यादा पावर्स। सेपरेट गवर्नमेंट बना दी, अलग से सरकार बना दी ब्रुसेल्स की एंड बेल्जियम की। और भैया कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है जो अपनी ही कम्युनिटी को देखती है, और ये कम्युनिटी किसके बेसिस पे थी? लैंग्वेज के बेसिस पे। एक थी फ्रेंच कम्युनिटी और एक थी डच कम्युनिटी, तो दोनों से अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। ये हेडिंग्स है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी होगी, जो कि साइंस एंड फन के ऐप पे फ्री नोट्स में आपको हर चैप्टर के बने बनाए क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्सो इस चैप्टर का 1 शॉट भी अपलोडेड है जो आपको मिल जाएगा कॉमेंट्स के लिंक में। चलिए भैया आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं दूसरा केस श्रीलंका का। अब भैया श्रीलंका में क्या हुआ? यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन क्या थी? यहाँ थे 74% सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग, 18% तमिल भाषा बोलने वाले लोग, 7% क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग एंड 1% अदर लोग हो गए। तो बच्चों, सिन्हाला बोलने वाले जितने भी लोग थे वो फॉलो करते थे बुद्धिज्म रिलीजन को। वहीं तमिल्स में भी बाइफर्केशंस थी। 13% थे श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स और 5% थे इंडिया से माइग्रेट करके आए हुए तमिल्स, यानी कि इंडियन तमिल्स। प्रॉब्लम क्या थी भैया? प्रॉब्लम ये थी कि श्रीलंका में लगा हुआ था कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। ये लाया गया 1956 में। 1956 के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज क्या डिक्लेयर कर दी गई? सिन्हालास। गवर्नमेंट किसकी थी? सिन्हालास की। किसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करते थे? बुद्धिज्म को, क्योंकि भैया मेजॉरिटी इसको कर रही है। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब ही यही है बच्चों, एक ऐसा बिलीफ जिसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाती है। अब आते हैं तमिल्स को दूर अलायनेटेड फील होने लगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। व्हाई तमिल्स फेल्ट अलायनेटेड? ये सारे कारण है। मेजॉरिटेरियनिज्म, ऑफिशियल लैंग्वेज वो थी, गवर्नमेंट उनको फेवर करती थी जॉब्स में या फिर एजुकेशन में, हर जगह।
तमिल्स ने भी भैया पीछे नहीं हटे, डिमांड तो करी। इन्होंने कहा जिस भी जगह पे ज्यादा तमिल्स बैठे हुए हैं वो स्टेट तमिल्स के नाम कर दो, यानी कि तमिल इलाम की डिमांड की। दूसरा इन्होंने कहा तमिल्स को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। इंडिया में भी तो 2 ऑफिशियल भाषा है, हिंदी एंड इंग्लिश, श्रीलंका में भी तो 2 हो सकती थी। साथ ही साथ इन्होंने कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि LTTE फॉर्म की, और इनकी डिमांड्स हर बार डिनाई होती चली गई, जिसका रिजल्ट हुआ सिविल वॉर में। कमेंट में बताना है कि सिविल वॉर श्रीलंका में कब जाके खत्म हुई। सिविल वॉर होती है ऐसी वॉर जिसमें लोग ही लड़ते हैं अपनी ही कंट्री के आपस में। अब बच्चों, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो 2 कहानियों से आपने ये सीखा कि भैया पावर्स तो डिवाइड होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेल्जियम में आपने देखा उन्होंने जब पावर्स को डिवाइड कर दिया तो बहुत ही आसान हो गया बेल्जियम को चलाना। आप जानते हैं यूरोप का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में ही है, और क्या आप जानते हैं कि बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड हुआ है। ये दोनों ही क्वेश्चन 1 मार्कर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके 2 मेजर सबहेड्स हैं, प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन कहता है कि ये लड़ाइयों को रोकता है, और दूसरा ये मेजॉरिटी के दबाव, टायरनी मतलब दबाव, को प्रिवेंट करता है। देन मॉरल रीजन, ये मेंटेन करता है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी लोगों के दिलों से नहीं निकलती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है एकदम। अब आती है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा टॉपिक। फॉर्म्स क्या है बच्चों? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल एच का लेटी हुई लाइन, सेम लेवल। बच्चे उल्टे कर देते हैं अक्सर। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन्हें एग्जीक्यूट यानी कि इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी इसमें फाइनल डिसीजन देता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक्स एंड बैलेंसेस के नाम से भी जानते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन, इसके अंदर पावर्स डिवाइड होती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन, इसमें ऑर्गन्स और इसमें लेवल। नेक्स्ट इज वर्टिकल, वर्टिकल में वी ऊपर से नीचे आता है, तो यहाँ पे भी पावर्स ऊपर से नीचे डिवाइडेड है। जैसे कि सबसे ऊपर यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट। इसमें पावर्स डिवाइड होती है डिफरेंट लेवल्स में, और इसका दूसरा नाम है फेडरल, जो आपका फेडरलिज्म चैप्टर आप पढ़ोगे भी, फेडरल पावर्स। नाउ ये दोनों टुच्चे मुच्चे हैं, छोटे मोटे हैं। सोशल ग्रुप्स में पावर को डिवाइड करना एंड प्रेशर ग्रुप्स में। सोशल ग्रुप्स, जितने भी सोशल ग्रुप्स सोसाइटी में बने हुए हैं, SC, ST, OBC, दलित्स, जिन सबके भी, इसमें इक्वल पावर डिवाइड कर देना, जैसे कि 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, STs एंड OBCs। एंड प्रेशर ग्रुप्स में यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियन, ये ऐसी यूनियंस होती हैं जो सरकार पे प्रेशर डालने के लिए बनाई जाती हैं। तो इनमें भी सरकार ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए और एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी पे क्वेश्चन उठाने के लिए कोई ना कोई तो हो। सो दिस वॉज योर कंप्लीट पावर शेयरिंग चैप्टर। मतलब ये वाला चैप्टर मैंने इकोनॉमिक्स से भी जल्दी करा दिया है आप लोगों को। हाँ जी बच्चों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार 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 आते ही चले जा रहे हैं। पहला है एथनिक कॉम्पोजिशन, 1 मार्कर्स में आ रहा है, मेजॉरिटी में कौन था, माइनॉरिटी में कौन था, ये किसकी थी, और असर्शन रीजन में भी आ रहा है। देन आता है या तो आपसे अकोमोडेशन पूछ लेते हैं या फिर आपसे मेजॉरिटेरियनिज्म पूछ लेते हैं। बच्चों पावर शेयरिंग बोर्ड एग्जाम में वेटेज वाइज कम हो जाता है, लेकिन मिड टर्म में इसकी वेटेज अच्छी खासी होती है, क्योंकि 2 से 3 चैप्टर ही आपके आ रहे होते हैं। देन आता है फॉर्म, जिसमें हॉरिजॉन्टल सबसे ज्यादा आ रही है, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इन तीनों से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्कर 3 मार्कर में ये है कि हमें पावर शेयरिंग क्यों चाहिए, या फिर व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जिसमें आपको इसके रीजंस लिखने हैं, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में सीधे सीधे देखे जा रहे हैं। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। देखो बच्चों 8 मिनट में पूरा चैप्टर कर लिया है। अब मुझे आप बता दो ऐसे क्विकली रिविजन के लिए आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए। कमेंट्स में जरूर आंसर दे देना, सिविल वॉर वाला, और बस सिविल वॉर वाला पूछा है। एंड एक और बात थी मैं भूल गई, हाँ, इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं मिड टर्म के पेपर्स भी भेज रही हूँ, प्री बोर्ड भी भेजती रहती हूँ, ताकि आप लोग उसके घर पे प्रैक्टिस करते रहो। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस एग्जाम बूस्टर सीरीज। और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हर चैप्टर की अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। तो बस पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले सेशन में एग्जाम बूस्टर सीरीज के, तब तक के लिए बाय बाय।